आज हम शुरू करते हैं कक्षा 9 फिजिक्स का अध्याय 1 गति, जो हमने पहला वीडियो बना रखा है। आज हम पार्ट सेकंड देखेंगे। हमने पहले वीडियो में आपको गति में विरामावस्था, गति अवस्था तथा गति के प्रकार के बारे में बता रखा है। आज हम पढ़ेंगे सदिश तथा अदिश राशियां। क्या पढ़ेंगे? सदिश तथा अदिश राशियां। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं सदिश राशियां। सदिश राशियां, सदिश को इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेक्टर एनालिसिस। सदिश राशियां को इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर एनालिसिस। सदिश राशियां होती क्या है? दरअसल में सदिश और अदिश राशियां दोनों भौतिक विज्ञान के भौतिक राशियों से ही रिलेटेड है। भौतिक राशियों को जो हम लंबाई हो गया, समय हो गया, दूरी हो गया, चाल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, इसी तरह से ताप हो गया, विद्युत धारा हो गया, ये सब क्या है? तमाम प्रकार की भौतिक राशियां हैं। और इन्हीं भौतिक राशियों में कुछ भौतिक राशियां सदिश हैं, कुछ अदिश हैं। आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद फिर अगले टॉपिक को देखेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं सदिश राशियां। सदिश राशियां किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए दिशा एवं परिमाप दोनों की आवश्यकता हो। क्या आवश्यकता हो? दिशा एवं परिमाप, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लिख लेते हैं वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए दिशा एवं परिमाप दोनों की आवश्यकता हो, सदिश राशियां कहलाती हैं। और इन्हें प्रदर्शित करने के लिए वेक्टर का चिन्ह ऐसे इस प्रकार से, जो भी हम भौतिक राशि लिखते हैं उसके ऊपर एक तीर लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये सदिश है। यानी वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए दिशा एवं परिमाप दोनों की आवश्यकता हो, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि कुछ सदिश राशियां, जैसे हम बात कर लेते हैं वेग, विस्थापन हो गया, फिर हो गया बल हो गया, बल के बाद कर लेते हैं त्वरण कह लेते हैं, त्वरण के बाद जैसे कर लेते हैं हम वेग, विस्थापन, बल, त्वरण इत्यादि कर लेते हैं, और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, यानी वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए दिशा एवं परिमाप दोनों की आवश्यकता हो, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग, बल, विस्थापन, त्वरण, ठीक है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन इत्यादि, यानी इन्हें क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। अब हम दूसरा देख लेते हैं, सेकंड देख लेते हैं अदिश राशियां। क्या हो जाएगा? अदिश राशियां, इन्हें बोलते हैं स्केलर एनालिसिस। स्केलर एनालिसिस वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाप की आवश्यकता हो, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। तो लिख लेते हैं वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की
आवश्यकता हो दिशा की नहीं अदिश राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिणाम या परिमाण कर सकते हैं की आवश्यकता हो दिशा की नहीं अदिश राशियां कहते हैं या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल इसमें बात कर लेते हैं, जैसे हमारा समय हो गया, दूरी हो गया, चाल हो गया, और कह लेते हैं इसका कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, घनत्व हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया इत्यादि। ये रहा सदिश राशि का परिभाषा और यह अदिश राशि का परिभाषा। यानी इन दोनों में हम एक चीज देख रहे हैं, कॉमन हमें क्या दिख रहा है कि सदिश राशियों में सभी में व या ब शब्द क्या आ रहा है। जितने भी सदिश राशि आते हैं उनमें व या ब शब्द हमें देखने को मिल रहा है, और वो भी पूरा पूरा। तो हम यहाँ शॉर्टकट में लॉजिक बना सकते हैं कि जिनमें नोट में से लिख लेते हैं, जिनमें व या ब शब्द पूरा पूरा आए या पढ़ा जाए, आए वे सदिश राशि कहलाते हैं। यानी जिनमें व या ब शब्द पूरा पूरा आए वे सदिश राशि कहलाते हैं, और जिनमें व या शब्द पूरा पूरा नहीं आएगा उन्हें अदिश राशि कहते हैं। परंतु यहाँ पर आपको एक अदिश राशि में घनत्व दिख रहा होगा, ये अपवाद होता है। ये घनत्व में वह पूरा होते हुए भी क्या है, अदिश है, क्योंकि ये द्रव्यमान और आयतन के अनुपात से घनत्व मिलता है। द्रव्यमान बटे आयतन को घनत्व करते हैं, इसलिए दो अदिश राशियों के संयोग से या विभक्त से ये घनत्व बनता है, इसलिए ये भी अदिश राशि का कार्य करता है। तो हम यहाँ देख लेते हैं, समय कहीं व या ब नहीं आ रहा है, दूरी कहीं व या ब नहीं आ रहा है, चाल में भी, कार्य में भी, ऊर्जा में भी, आयतन, द्रव्यमान, इन सब में किसी में भी व या ब नहीं आ रहा है, इसलिए यह अदिश राशि है। और इनमें सभी में व या ब शब्द आ रहा है, चाहे वो बीच में आए चाहे शुरुआत में आए, चाहे वो बीच में आए चाहे वो शुरुआत में आए, लेकिन व या ब कहीं पर भी आ रहा है तो वह सदिश राशि होगा, अन्यथा नहीं आ रहा है तो वो अदिश राशि होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा अदिश और सदिश का परिभाषा, हमने अच्छा से देखा। अब इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि गति संबंधी कुछ मूलभूत पद हैं, उन्हें देख लेते हैं। यानी हम बात कर लेते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं पहले निर्देश बिंदु की। निर्देश बिंदु जैसे उसको निर्देश बिंदु क्या कहते हैं, जैसे कहीं पर हम कोई शुरुआत करते हैं, जैसे दूरी की शुरुआत करते हैं, चाल की शुरुआत करते हैं, विस्थापन की शुरुआत करते हैं, तो उसमें हमेशा 2 पॉइंट बताना होता है। तो जो पॉइंट प्रारंभ वाला होता है या शुरुआत वाला होता है, स्टार्टिंग वाला होता है, उसी को हम बोलते हैं निर्देश बिंदु। यानी जैसे अगर हम कह दें आपको कि आपके घर से आपका स्कूल कितना दूरी है, तो हमें आपके स्कूल को लोकेशन बताने के लिए या आपको या चाहे हमें बताने के लिए आपको अपने घर का भी लोकेशन या स्टार्टिंग पॉइंट बताना होगा कि सर हमारा घर यहाँ है, यहाँ से ऐसे ऐसे जाएंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे मुड़ के जाएंगे, तो वहां पर उतना दूरी पर हमारा घर है। तो यानी जहां से स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है, जहां से प्रारंभिक बिंदु है, वहीं पे हमारा निर्देश बिंदु होगा। तो कह सकते हैं कि वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है, वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी गतिशील वस्तु का अध्ययन किया जाता है उसे निर्देश बिंदु कहते हैं। निर्देश बिंदु को इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, रेफरेंस
संदर्भ या निर्देश से कई चीज होता है। रेफरेंस पॉइंट क्या कहेंगे? रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं? यानी कि लिख सकते हैं वह बिंदु जिसके सापेक्ष, क्या लिखेंगे? वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी गतिशील या किसी गति का अध्ययन, किसी गतिशील वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है निर्देश बिंदु कहलाता है। निर्देश बिंदु कहलाता है, या इसी को हम मूल बिंदु भी कहते हैं, या कह सकते हैं मूल बिंदु। क्योंकि हमारा जब भी कोई भी गति कहीं से स्टार्ट होता है तो उसी को हम मूल बिंदु या निर्देश बिंदु बोलते हैं। चाहे कहीं पर भी जाना हो, अगर हम कह दें कि ये बस जो है इलाहाबाद से वाराणसी के लिए आ रही है, या वाराणसी से इलाहाबाद जा रही है, तो हमारा जहां से स्टार्ट होगा पॉइंट, वहीं पर हमारा क्या हो जाएगा? मूल बिंदु या निर्देश बिंदु हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूरी की। अब हम पढ़ते हैं सेकंड नंबर दूरी। निर्देश बिंदु हो गया, पढ़ते हैं सेकंड दूरी की परिभाषा देख लेते हैं। दूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। सभी लोग जानते होंगे दूरी की परिभाषा क्या कहेंगे, या कह सकते हैं कि डिस्टेंस की परिभाषा क्या कहेंगे। चलिए देख लेते हैं। जैसे दूरी क्या होता है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी एक निश्चित समय में तय की गई पथ की लंबाई को, या पथ के मार्ग को, या कह सकते हैं किसी मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहेंगे? किसी गतिशील वस्तु, या क्वेश्चन में लिख सकते हैं वाहन कोई हो, जैसे वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ये रहा दूरी का परिभाषा। और यहाँ इसमें थोड़ा सा और लिख लेते हैं। दूरी एक अदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है तथा इसका मात्रक मीटर होता है। ये रहा दूरी का परिभाषा, डिस्टेंस का। किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी एक निश्चित समय में तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। और दूरी क्या है? एक अदिश राशि है तथा इसका मात्रक मीटर होता है। दूरी को ये एमटीएस पद्धति में होता है। आप सेंटीमीटर में भी छोटी दूरी है तो सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, और बहुत बड़ी दूरी है तो किलोमीटर में भी माप सकते हैं। लेकिन ये एमटीएस पद्धति, अभी मैं पद्धति बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि ये पद्धतियां एमटीएस पद्धति, एसआई पद्धति, ये सब 3-4 पद्धतियां होती हैं, यूनिट होते हैं, उनको मैं बताऊंगा। तो इसका मात्रक मीटर होता है, यानी एक स्वाभाविक मान जो है समानता, इसको मीटर में बोलते हैं। अगर बहुत छोटी दूरी है, 1 मीटर से कम दूरी, तो उसको हम सेमी में यूज करेंगे, सेंटीमीटर में, और बहुत बड़ी दूरी है तो उसको किलोमीटर में यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये दूरी हो गया। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखना चाहें तो मान लीजिए कोई पॉइंट हमने ए देख लिया, यहां से अब ये पथ की लंबाई है, यहाँ बी पर जा रही है, फिर बी से कहां गई? सी पर जा रही है। तो अब यहां से चला, मान लेते हैं कि यहां से कह देते हैं कि जैसे यहाँ पर 100 मीटर की दूरी तय किया, कोई यहाँ वस्तु ए पर है,
ए से गया बी पर, तो 100 मीटर दूरी तय किया, और यहाँ से फिर देख लेते हैं 30 मीटर दूरी तय किया। तो अगर हम पूछेंगे कि एक वस्तु बिंदु ए से चलकर बी पर रुकता है, फिर बी से पुनः सी पर जाता है, तो टोटल बिंदु ए से सी के बीच की दूरी कितनी है, तो कह सकते हैं कि टोटल ए सी बराबर 100 प्लस 30 बराबर 130 मीटर। कितना कह सकते हैं, 130 मीटर दूरी चला पूरा वो वस्तु। कोई वाहन हो, कोई गाड़ी हो, कोई बस हो, ट्रक, कुछ भी हो, अगर कोई गतिशील वस्तु है तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चला जो कि 100 मीटर की दूरी तय किया, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी पर चला जो कि 30 मीटर दूरी यहाँ पर दिखाया गया है। तो हम टोटल कर देंगे इसका लिए 100 और 30 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 130 मीटर। ये रहा दूरी का परिभाषा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं विस्थापन को, बात कर लेते हैं। देख लेते हैं विस्थापन, थर्ड नंबर हो जाएगा आपका विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अब विस्थापन किससे करते हैं दोस्तों, विस्थापन जो है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, जैसे कोई प्रारंभिक बिंदु है और कोई अंतिम बिंदु है, उनके बीच की न्यूनतम दूरी ही विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है, न्यूनतम दूरी। जैसे अगर हम कहें कि परिभाषा इसका कर सकते हैं, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु, किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, किसे न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि जैसे हमने ये पॉइंट बनाया और यहाँ से ऐसे दूरी चला गया है, ये मान लेते हैं पी पॉइंट है, और यहाँ से ऐसे चला गया है, मान लेते हैं ये क्या है, आर पॉइंट है। कोई एक बिंदु है पॉइंट ए से, कोई एक वस्तु है, गतिशील वस्तु है, पॉइंट ए से पी के रास्ते होते हुए, पी पॉइंट से होते हुए पी पर पहुंचता है, और फिर यहाँ से पी क्यू यहाँ मान लेते हैं, पी क्यू आर मान लेते हैं। तो ए पी बी क्रमशः ए पी बी, ए क्यू बी और ए आर बी, ये तीन प्रकार से, तीन रास्तों से दूरी तय कर रहा है। ये ए पर वस्तु कोई है, यहाँ पर कोई गतिशील वस्तु है, यह ए पी बी से, फिर ए क्यू बी से, फिर ए आर बी से दूरी तय कर रहा है, बी पर पहुंच रहा है। तो अब हम कहना चाहें कि तीनों स्थिति में विस्थापन एक ही होगा, जो कि ए बी होगा। क्या होगा, ए क्यू बी होगा। अगर हम इस दूरी की भी बात करें तो इसका, ये हमारा अधिकतम दूरी है, लेकिन न्यूनतम दूरी एक सीधा सरल रेखा होगा बी से। ए और बी को मिलाने पर जो एकदम सबसे न्यूनतम सरल रेखा प्राप्त होता है, वही हमारा विस्थापन होगा। तो इसमें विस्थापन क्या हो जाएगा, इसमें विस्थापन क्या हो जाएगा, ए क्यू बी क्या हो जाएगा, यही हमारा तीनों दूरी के लिए, दूरियां तो हमारे तीन हो जाएंगे, लेकिन हमारा विस्थापन केवल यही ए क्यू बी होगा। चाहे हम इस फिगर की बात करें, चाहे इस फिगर की बात करें, चाहे हम पूरे बीच वाले को भी ले लें, तो हमारा एक दूरी, दो दूरी, तीन दूरी हुआ।
लेकिन विस्थापन केवल ए क्यू बी एक ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा। थोड़ा सा इसका फार्मूला भी लिख लेते हैं। विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। विस्थापन बराबर क्या होता है, विस्थापन बराबर दूरी बटे के समय। ठीक है, और न्यूनतम दूरी तय करने में समय लगता है, न्यूनतम दूरी ही विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूनतम दूरी ही विस्थापन कहलाता है। और हमेशा रखेगा कंडीशन इसका कि विस्थापन जब भी होगा, विस्थापन जब भी होगा हमारा, हमेशा क्या होगा, दूरी से कम होगा या दूरी के बराबर। क्या होगा, विस्थापन हमेशा दूरी से कम या दूरी के बराबर, परंतु दूरी से अधिकतम कभी भी विस्थापन नहीं हो सकता। जब भी होगा विस्थापन दूरी से कम होगा या दूरी के बराबर। जैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ए क्यू बी एक दूरी चला गया तो विस्थापन इसके बराबर भी आया है, लेकिन अधिकतम ये सब दूरी था तो इसके बराबर विस्थापन आया। जब यहाँ इससे कम आया है, इससे कम प्राप्त हुआ है, क्योंकि आप इस दूरी को देखें और इस दूरी को देखें तो दोनों में हमें ये लग रहा है देखने में कि ये अधिक दूरी तय कर रहा होगा, ये कम दूरी चल रहा होगा, ये भी अधिक दूरी तय कर रहा होगा इसकी अपेक्षा। तो हमारे पास कंडीशन क्या बन के आता है कि दूरी जब भी होगा विस्थापन से अधिक होगा, कर सकते हैं विस्थापन जब होगा तब दूरी के बराबर हो सकता है या दूरी से कम हो सकता है, अधिकतम कभी नहीं हो सकता। तो इसके थ्रू अगर हम कहें कि बराबर है तो क्या लिख सकते हैं, विस्थापन बराबर इधर दूरी इंटू 1 हो सकता है। किसी भी राशि में इंटू 1 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम दूरी को इधर ले आते हैं, तो विस्थापन बटे के दूरी बराबर 1, जो 1 हमारा क्या होता है, बराबर नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा विस्थापन है मैक्सिमम 1 हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता है, या एक मैक्सिमम हो सकता है या उससे न्यूनतम हो सकता है। 1 से मैक्सिमम कभी नहीं हो सकता 1 से। ठीक है, तो ये हमने दे दिया आपको, सदिश बता दिया, निर्देश बिंदु बता दिया, दूरी बता दिया, विस्थापन बता दिया। ये आपके सामने रहा वीडियो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और जरूर आप कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और कोई अच्छा तरीका अगर पढ़ाने का तो जरूर हमें सजेस्ट करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय माता सरस्वती।